नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा, लिखित परीक्षा किसी ने दी और फिजिकल टेस्ट में पहुंचा कोई अन्य। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 5500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में स्क्रूटनी के दौरान 102 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े हैं। इनकी सूची आयोग ने पंचकुला पुलिस को सौंपते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया और जांच पुलिस को सौंप दी है। कुछ ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने पेपर ही नहीं दिया था। पुलिस अब जांच के बाद इन पर FIR दर्ज करेगी। इन युवाओं की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 3 जनवरी को शुरू हुआ है और यह 20 जनवरी तक चलेगा। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण ESM में लागू 6 महीने चिकित्साकर्मी नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन। सेहत मंत्री अनिल विज ने जारी किया आदेश। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टर्स की हड़ताल के मद्देनजर राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी ESMA लागू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। अनिल विज ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक समूह की हड़ताल पर जाने के कारण उठाया गया है। अब स्वास्थ्य कर्मी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। मंगलवार को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर रहे। इस दौरान OPD सेवाएं बंद रही। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने कहा है कि यदि 2 दिन में मांगी नहीं मानी गई तो चिकित्सक 14 जनवरी यानी शुक्रवार को इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर पूर्णकालिक हड़ताल पर चले जाएंगे। हरियाणा में सीवरेज के मैनुअल सफाई पर बैन, राज्य निगरानी समिति की बैठक में लिया गया फैसला। रोटेशन में उपलब्ध होंगी मशीनें। हरियाणा में सीवरेज के मैनुअल सफाई पर बैन लगा दिया गया है। अब प्रदेश में सीवरेज की सफाई मशीनों द्वारा होगी। इसके लिए सीवरेज सफाई मशीनें रोटेशन पर नगर निगमों व नगर परिषद में उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह फैसला मंगलवार को राज्य निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत हो जाने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अभी तक प्रदेश भर में 57 सीवरमैन के परिवारों को यह सहायता राशि दी गई है। सफाई के काम में लगी प्राइवेट कंपनियां यदि इस सहायता राशि को देने में कोताही बरतेंगी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महेंद्रगढ़ DC और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, नारनौल के सरकारी आवास में आइसोलेट। एक कैटेगरी में शामिल हुआ महेंद्रगढ़ जिला। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के DC अजय कुमार और उनकी आयकर उपायुक्त रोहतक पत्नी डॉक्टर लवलीन कौर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसकी जानकारी खुद DC ने WhatsApp के जरिए दी है। दोनों ने खुद को नारनौल के सरकारी आवास में आइसोलेट कर लिया है। दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब महेंद्रगढ़ जिले को भी इस श्रेणी में रख दिया है, जिसके तहत यहाँ भी शाम 6 बजे मार्केट बंद होने के साथ ही तमाम बंदिशें लागू हो जाएंगी। नियमों की पालना 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। ग्रुप A कैटेगरी में होने के कारण महेंद्रगढ़ जिले में आवश्यक सेवाओं, दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें व बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे बंद होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ संचालित होंगे। अब मौसम समाचार। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में शीतलहर कपकपाएगी। 12 व 13 जनवरी तक घनी धुंध। 15 व 16 जनवरी को उत्तर पश्चिमी हवाएं। कोहरा केवल गेहूं के लिए लाभदायक, बाकी के लिए नुकसानदायक। हरियाणा और NCR दिल्ली का पूरा इलाका कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, NCR के कुछ स्थानों का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की वजह से मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड अपना चरम एहसास करवा रही है। मंगलवार को पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा और दूसरे स्थान पर हिसार व नारनौल तीसरे पायदान पर रहा। आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, NCR, दिल्ली में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हल्की बादलवाई रहने की संभावनाएं बन रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR के कई हिस्सों में मध्य रात्रि से और सुबह के घंटों में घना कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दृश्यता 20-30 मीटर से कम रह सकती है। दिन के घंटे में हवा बढ़ने से कोहरा ऊपरी स्तर पर हो सकता है। वहीं शहरों में धूप निकल सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में कहीं कहीं पाला जमने के आसार हो सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने और फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए सरकार नैनो यूरिया के प्रयोग को अधिक तरजीह दे रही है। इस दिशा में IFFCO की ओर से कदम बढ़ाते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात के 40 ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है जो ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव फसलों पर करेंगे। इनमें 16 युवा हरियाणा के हैं। IFFCO की ओर से ही इनको विशेष अनुदान पर ड्रोन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। दरअसल किसान पारंपरिक यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। फसल में इसका छिड़काव करने पर 30% नाइट्रोजन ही पौधों को मिल पाती है। शेष या तो पानी के साथ मिलकर भूमि के अंदर रह जाती है या फिर हवा के साथ उड़ जाती है। दूसरा, यूरिया का पारंपरिक बैग नैनो यूरिया से महंगा है। ऐसे में IFFCO ने 1100 किसानों पर प्रशिक्षण कर नैनो यूरिया मुहैया कराने का निर्णय लिया है। एक दिन में एक ड्रोन के माध्यम से 30 से 50 एकड़ में छिड़काव किया जा सकेगा। एक बार में ड्रोन 10 लीटर पानी उठा सकेगा। IFFCO के अधिकारियों के मुताबिक जल्दी ही जिंक व DAP की भी नैनो डोज तैयार करने की प्लानिंग है। फसल उत्पादकता में 8 से 10% बढ़ोतरी संभव है।
हरियाणा में निजी प्ले स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी। स्कूलों में अपग्रेड आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल की तर्ज पर खेल व पढ़ाई की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि बच्चे खेल खेल में पढ़ाई भी कर सकें। प्ले स्कूलों में जो कमियां मिली हैं, उनको विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। विभाग द्वारा पहले बच्चों की सेहत सुधारने पर ही अधिक जोर दिया जाता था। अब केंद्रों में बच्चों को प्रथम स्कूली शिक्षा से पूरी तरह से जोड़ा जाएगा, जिसमें उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसी के साथ प्ले स्कूल की तर्ज पर भी सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया भी करवाई जाएंगी, जिसमें खेल व शिक्षा गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल रहेंगी। इन केंद्रों में वॉल पेंटिंग, खेल खिलौने के साथ साथ अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कोरोना काल खत्म होते ही स्कूलों में पढ़ाई का दौर शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले प्ले स्कूलों में सभी व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा की मंडियों में फल व सब्जी विक्रेताओं का बाजार शुल्क सरकार ने किया माफ, कृषि मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रदेश की मंडियों में फल व सब्जी विक्रेताओं को मार्केट फीस नहीं देनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने 1% मार्केट फीस व 1% HRDF फीस को माफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश के व्यापारियों को सालाना कुल 30 करोड़ का लाभ होगा। यह जानकर कृषि मंत्री ने मंगलवार को भिवानी की सब्जी मंडी के औचक निरीक्षण के बाद कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारी वर्ग के साथ है और व्यापारियों के हितों के लिए निरंतर कल्याणकारी नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के फल व सब्जी विक्रेता काफी समय से मार्केट फीस को माफ करने की मांग करते आ रहे थे, जिसको सरकार ने माफ कर दिया है। कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार दे रही है 50,000 रुपए, सरल हरियाणा पर करना होगा आवेदन। प्रदेश में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में सरकार ने मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल यानी सरलहरियाणा.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपने परिजन की मृत्यु प्रमाण पत्र व चिकित्सा उपचार के प्रमाण पत्र की एक प्रति लगानी होगी। आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा कर दिया जाएगा और लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता वितरित कर दी जाएगी। पाबंदियों के बाद भी हरियाणा में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 5,746 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत हो गई है। ये मौत अंबाला, सिरसा और यमुनानगर जिलों में हुई है। ओमिक्रॉन के भी 26 नए केस सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि मंगलवार को 1407 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। अब प्रदेश में 26,813 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं कुल 10,080 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में भी कोविड की तीसरी लहर और बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा रोडवेज भी सख्ती करने जा रही है। हरियाणा रोडवेज की बसों और बसों में यात्रा करने के लिए दोनों वैक्सीन लगी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही इन बसों में 50% क्षमता तक की सवारी भरी जाएंगी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में शुरू होगी कई बड़ी परियोजनाएं, जींद तक हो सकता है रैपिड रेल का विस्तार, सीएम खट्टर और रेल मंत्री से मिले सांसद अरविंद। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जल्द ही बड़ी परियोजनाएं शुरू होंगी। इसके लिए सांसद अरविंद शर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनके समक्ष रखे, जिन पर रेल मंत्री व सीएम ने सहमति जताई और आश्वासन दिया कि जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। सांसद अरविंद शर्मा की लोकसभा के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट फरुखनगर से लोहारू तक वाया झज्जर, चरखी दादरी और बारडा के रास्ते साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के सर्वे पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके तहत इस इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के माध्यम से प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं हिसार एयरपोर्ट से प्रस्तावित बिजवासन टर्मिनल, दिल्ली एयरपोर्ट वाया हांसी महम रोहतक झज्जर और गुरुग्राम के रास्ते और दिल्ली से लोहारू वाया गुरुग्राम झज्जर और चरखी दादरी के रास्ते पर सहमति बनी है। 32,000 टीचर्स की भर्ती शुरू, रीट अभ्यर्थी 9 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। एकेडमिक इंडेक्स के जुड़ेंगे 10% मार्क्स। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके तहत प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के साथ साथ विशेष शिक्षा के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 10 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से शिक्षा विभाग की वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान 1 से अधिक पद की योग्यता या फिर पात्रता होने पर अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञप्ति पदों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे।
समुद्र में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए दुनिया एकजुट होने लगी है। दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद और प्रशांत क्षेत्र में चीन को जवाब की स्ट्रेटेजी पर तेजी से काम हो रहा है। इसके तहत भारत, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले साल हाथ मिलाया था। अब जर्मनी का लेटेस्ट वारशिप बेयर्न 21 जनवरी को मुंबई पहुंच रहा है। इसके बाद फ्रांस भी अपना वायरस भारत भेजने वाला है। कुल मिलाकर यह चीन को साफ मैसेज है कि समुद्र में एक तरफा दबाव कायम करने की उसकी चाल कामयाब नहीं होने दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अमेरिका के बाद जर्मनी और फ्रांस ने भी साफ कर दिया था कि हिंद प्रशांत हो या साउथ चाइना सी या इंटरनेशनल रूल्स के तहत ही ट्रेड और बाकी ऑपरेशंस होंगे। इस मामले में एक खास बात यह भी है कि चीन और जर्मनी के बीच मजबूत ट्रेड रिलेशन है, लेकिन वो फिर भी समुद्र में चीन के दबदबे को चैलेंज कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यूरोप के दो ताकतवर देश फ्रांस और जर्मनी सी ट्रेड के मामलों में चीन की दादागिरी नहीं चलने देंगे। हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में अच्छी तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स 221 पॉइंट बढ़कर यानी 60,616 पर, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक ऊपर यानी 18,055 पर बंद हुआ। वोडाफोन आइडिया 20.88% की गिरावट के साथ सबसे टॉप लूजर रहे। सोना चांदी के दामों में बढ़त देखी गई है। सराफा बाजार में सोना 204 रुपए महंगा होकर 47,722 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में चांदी 199 रुपए महंगी होकर यानी 60,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,68,000 नए मरीज। मुंबई में लगातार चौथे दिन घटे नए केस। दिल्ली में 3 दिन में 57 मौत। देश में 24 घंटे में 1,68,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 69,798 लोग ठीक हुए जबकि 277 लोगों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 97,475 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वक्त 8 लाख कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। सिर्फ 11 दिन पहले यह आंकड़ा 1 लाख था। हालांकि दिल्ली में मंगलवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां लगातार चौथे दिन नए केस की संख्या में कमी आई है। वहीं बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित हो गई है। एहतियात के तौर पर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासुराव बोम्मई की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।